हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। तो गैस, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, घटना चक्र 2021 की सीरीज चल रही है जिसमें हम कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो इसमें आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 18 पार्ट 1। 2 पार्ट में ये कंप्लीट होगा, काफ़ी बड़ा चैप्टर है जो कि आपका केंद्रीय मंत्री परिषद। तो चलिए दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं सिलेबस, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों, यहाँ रहा आपका सिलेबस। तो आप दोनों साइड देखते हुए चलिएगा कि हम लोग को क्या क्या करना है। ठीक है, तो अभी जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 18, जो कि है केंद्रीय मंत्री परिषद। काफ़ी बड़ा चैप्टर है गाइस, अप्रॉक्स ये क्या 8-9 पन्ने हो गए। 9 पेजेस एक वीडियो में तो कवर हो नहीं सकते। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा लाइक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं गाइस। क्या हम करने जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री परिषद। तो वैसे तो ये छोटा सा पार्ट मतलब है, नोट्स इसके काफ़ी नहीं, मतलब काफ़ी कम है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो इसमें लिखा है केंद्रीय मंत्री परिषद में क्या होते हैं, प्रधानमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उप मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, तो आप इतनी चीज़ें याद रखिए, ये 4। ठीक है, प्रधानमंत्री को छोड़ के ये 3 होते हैं किसमें, केंद्रीय मंत्री परिषद में। ठीक है, एक होता है इस मंत्रिमंडल, एक होता है मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद क्या होता है, एक बड़ा रूप होता है जिसमें सारे के सारे मंत्री आते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि लोग जो है कंफ्यूज इसी में होते हैं, मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल क्या बोला जाए। तो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 74(1) के अनुसार क्या है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होती है, एक मंत्री परिषद होती है। ठीक है, मतलब इसका एक काम क्या है कि ये मंत्री परिषद क्या करती है, राष्ट्रपति की हेल्प करती है, उसको सलाह देती है। मतलब राष्ट्रपति को कोई भी काम करना होता है तो वो किसकी हेल्प लेते हैं, मंत्री परिषद की हेल्प लेते हैं या सलाह लेते हैं। ठीक है, और जिसका प्रधान कौन होता है, यानी कि किसका प्रधान, मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तभी हम बोलते हैं कि राष्ट्रपति जो है किसकी सलाह पे काम करता है, मंत्री परिषद, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा होता है, प्रधानमंत्री कर रहा होता है। अब लिखा है राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। आर्टिकल नंबर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल ये वाला जो प्रावधान है। ठीक है, तो गाइस हमने हमेशा कहा है 2 आर्टिकल जरूर आपको पता होने चाहिए। आर्टिकल नंबर आर्टिकल नहीं, संशोधन, एक आर्टिकल संशोधन 42 एंड संशोधन नंबर 44। ठीक है, ये हुआ था आपका 1976 जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, और ये हुआ था आपका 1978 में जब इंदिरा गांधी की सरकार हटी थी और किसकी सरकार आती है, जनता पार्टी की सरकार आती है। तो इसमें क्या होता है कि इन्होंने जो भी प्रावधान, इन्होंने बहुत कुछ ऐसा करा जो इन्होंने हटा दिया। ठीक है, मतलब इंदिरा गांधी ने बहुत कुछ ऐसा संविधान में चेंज किया जो इन्होंने हटा दिया, या कुछ इन्होंने ऐसा किया जिसके अगेंस्ट इन्होंने यहाँ पे अधिनियम ला दिए, आर्टिकल्स ला दिए। ठीक है, तो अच्छे खराब जो भी, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो फिलहाल इन्होंने कहा, देखिए क्या होता है कि राष्ट्रपति के लिए उन्होंने कहा कि भैया जो आपको सलाह कौन देगा, मंत्री परिषद देगा। और देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं 1976 यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार थी और वो चाहती थी कि राष्ट्रपति उन्हीं की जो है सलाह पर काम करे। आखिर यही जो है आपकी कौन थी, मंत्री परिषद की मुख्य थी। ठीक है, मुखिया थी, नेतृत्व इन्हीं का था, मतलब प्रधानमंत्री का ही था। तो ये चाहेंगी कि प्रधानमंत्री इनके हिसाब से ही काम करे। तो इन्होंने संविधान में ऐसा कुछ ला दिया। ठीक है, अब परंतु राष्ट्रपति मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर साधारणता या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये आ गया देखिए 44वां संविधान संशोधन 1976। तो ये देखिए, ये बिल्कुल ये राष्ट्रपति के पक्ष में नहीं जा रहा है, ये थोड़ा बहुत राष्ट्रपति के पक्ष में जा रहा है। यानी इंदिरा गांधी वाला जो था अधिनियम वो राष्ट्रपति के पक्ष में नहीं जा रहा है, उसके बाद जो जनता पार्टी की सरकार आती है वो थोड़ा सा राष्ट्रपति के पक्ष में जा रहा है। समझते हैं कैसे। तो वैसे इन्होंने कहा कि भैया राष्ट्रपति सलाह पे काम करेगा मंत्री परिषद की, और इसका नेतृत्व कौन करता है, प्रधानमंत्री। तो इंदिरा गांधी थी उस वक्त। अब इन्होंने कहा, जनता पार्टी सरकार ने कहा भैया थोड़ा बहुत ये है कि राष्ट्रपति करेगा तो उन्हीं की सलाह पे काम, लेकिन अगर कुछ वो ऐसा कहते हैं
राष्ट्रपति को, तो वो उसको वापस से कोई सलाह देते हैं सपोज, ठीक है, तो वो उनको पुनः विचार के लिए भेज सकता है। मतलब वो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से कह सकता है भैया एक बार इस पे विचार दोबारा से कर लो, ठीक है, फिर बात करते हैं, ठीक है। मतलब एक बार इसको विचार करने की शक्ति, विचार करवाने की शक्ति यहाँ मिल जाती है किसको, प्रेसिडेंट को। चलिए, तो थोड़ा सा प्रेसिडेंट के पक्ष में चला गया ये, और कुछ नहीं। चलिए, फिर इसमें लिखा है 74(2) आर्टिकल के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को सलाह दी है, यदि दी है तो क्या दी है। मतलब ये है कि न्यायालय में नहीं पहुंचेगा। सपोज कि राष्ट्रपति को किसने, मंत्रिपरिषद ने सलाह दी हुई, ठीक है, तो मंत्रिपरिषद ने जब सलाह दी तो जो भी है, तो न्यायालय जो होता है, जुडिशरी जो है, वो इस सलाह की जांच नहीं कर सकता और ना ही पूछ सकता है कि भैया क्या सलाह दी है आपने, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है गाइस, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका 75(1) में क्या कहा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और जो अन्य मंत्री होते हैं, जो अभी हमने बहुत सारे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सारे देखे, तो वो जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह पे, प्रधानमंत्री की सलाह पे। मतलब ये हो गए आपके राष्ट्रपति, इन्होंने सबसे पहले, ये प्रेसिडेंट हो गए, इन्होंने सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी। अब जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है, लेकिन सलाह किसकी होती है, ये सलाह देते हैं, सलाह नहीं, ये किसको सलाह देते हैं, प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं कि भैया आप इनकी नियुक्ति करिए, ठीक है। तो वो मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। मतलब जो आपका प्रेसिडेंट है वो प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है और आपके मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है, लेकिन इनकी नियुक्ति वो प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आर्टिकल नंबर आपको, सॉरी ये वाला, तो ये आर्टिकल नंबर आपको पता होना चाहिए 75(1), ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर 75(1) का के अनुसार क्या है, जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो गाइस सपोज कि लोकसभा में कितने सदस्य हैं, सपोज कि 550 + 2 यानी एंग्लो इंडियंस, ठीक है। अब ये वाला तो हट गया है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये है, तो इनने कहा कि भाई जो मंत्रिपरिषद बनती है ना, वो उसमें लोकसभा या राज्यसभा से ही जो है सदस्य आते हैं। मंत्रिपरिषद में लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो इन्होंने कहा जो मंत्रिपरिषद की जो कुल संख्या होगी, मतलब उसमें कितने मंत्री होंगे टोटल, तो वो कितने होंगे, जो आपकी लोकसभा की जो संख्या है, ठीक है, सदस्यों की कुल संख्या है उसका 15%, ठीक है। तो कैसे इसे आप कर लीजिएगा सॉल्व। तो ये हो गया कुछ इस तरह से हो गया, 15 5 कितना होता है, जितना भी होता है वो आपकी संख्या हो जाएगी, यानी कुछ 65 के आसपास। तो इन्होंने कहा कि जो मंत्रिपरिषद की संख्या है वो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, इससे कम हो सकती है लेकिन अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। इसके पीछे भी कारण था, चलिए कहीं कारण आएगा तो हम जरूर बताएंगे। लिखा है संविधान में एक संशोधन होता है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। कब आता है ये, 2003 में आता है। तो इसके द्वारा उपयुक्त प्रावधान को संविधान में शामिल किया। कौन सा वाला प्रावधान, ये वाला 15% वाला, यानी कि लोकसभा में जितनी भी सदस्य संख्या है उसका 15% किसमें होता है, आपका मंत्री परिषद में होगा, सदस्य होंगे मतलब मंत्री होंगे, ठीक है। कौन से संविधान संशोधन से आता है, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा ये जो है संविधान में शामिल किया गया, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर आते हैं आर्टिकल नंबर 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक क्या है, अपना पद धारण करते हैं। तो गाइस इसका मतलब समझिए, ठीक है। यानी कि देखिए प्रधान जो आपका राष्ट्रपति है वो किसकी नियुक्ति कर रहा है, मंत्रियों की कर रहा है। अब ये बात छोड़ दीजिए कि किसकी सलाह पे कर रहा है, लेकिन नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। और जो ये मंत्री हैं वो इन्हीं के पश्चात पर्यंत तक है, मतलब जब चाहे राष्ट्रपति इनको निकाल सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये, अब ये नहीं है कि राष्ट्रपति का जब मन करे तब निकाल दे, कारण होना चाहिए, ठीक है, लेकिन निकाल सकता है कौन, राष्ट्रपति। तो इसका ये मतलब हुआ। अब लिखा है आर्टिकल नंबर 30, ये आर्टिकल नहीं भी याद है कोई बात नहीं, ये नहीं याद है कोई बात नहीं। तो इसमें लिखा है 75(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती। इसका मतलब समझिएगा,
तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, 75(3) में आ रही है। तो इन्होंने कहा है ये आपकी हो गई मंत्रिपरिषद, ठीक है। और ये कहाँ से निकल के आती है, ये जो मंत्री हैं ये कहाँ से निकल के आते हैं, कुछ इसमें लोकसभा के होते हैं, कुछ राज्यसभा के हो सकते हैं, दोनों ही सदन इसमें हो सकते हैं। ये हो गए मंत्री, ये हो गई आपकी लोकसभा और ये हो गई आपकी राज्यसभा, ठीक है। अब ये क्या होता है गाइज, ये जो उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, मतलब जो भी ये काम करते हैं उसके लिए उत्तरदायी होता है हर कोई। तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति। और कैसे, इसने कहा सामूहिक रूप से, मतलब कि ये नहीं है कि एक बंदा अगर निकालना, सपोज कि मंत्री को हटाना पड़े या मंत्री एक मंत्री को कभी हटाया नहीं जाएगा। हाँ, मतलब प्रधानमंत्री चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ होती है ना, तो सामूहिक रूप से ये सब उत्तरदायी होते हैं। और किसके प्रति होते हैं, लोकसभा के प्रति होते हैं, ना कि राज्यसभा के प्रति होते हैं, ठीक है। इनके प्रति नहीं होते हैं, इनके प्रति होते हैं सामूहिक रूप से। अगर खत्म करना होगा तो हम पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को करेंगे सामूहिक रूप से, राइट, समझ गए होंगे आप लोग। फिर लिखा है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल, देखिए अब इसने कहा ये मंत्रिमंडल, दो चीज, एक तो लिखा है मंत्रिमंडल, एक लिखा है मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो मंत्रिपरिषद में गए हमने क्या क्या देखा था, प्राइम मिनिस्टर थे, कैबिनेट मंत्री थे, राज्य मंत्री थे और उप मंत्री थे, 4 टाइप के थे, हमने सबसे पहली लाइन में देखा था, ठीक है। ये हो गया मंत्रिपरिषद। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं मंत्रिमंडल की, राइट। तो मंत्रिमंडल जैसे संविधान है, तो संविधान में मंत्रिमंडल जो शब्द है ना, इसका प्रयोग केवल आर्टिकल नंबर 352 के खंड 3 में किया गया। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ है, आर्टिकल नंबर 352 खंड 3, यानी इसमें हुआ है सिर्फ एक बार पूरे संविधान में। लिखा है कैबिनेट या फिर मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद है। मतलब देखिए अभी जो हमने मंत्री परिषद पढ़ी थी उसमें कौन कौन था, प्रधानमंत्री, फिर आपका कैबिनेट मंत्री, तो कैबिनेट मंत्री था, फिर राज्य मंत्री था और उप मंत्री था, राइट, ये थे। अब मंत्रिमंडल की बात करें तो इसमें कौन होता है, सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं, किसमें, मंत्रिमंडल में, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना समझ में, ये इतनी बड़ी होती है मंत्रिपरिषद और ये होती है अब सिर्फ मंत्रिमंडल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो ये लिखा है कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल, एक ही बात हुई। तो प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से, हाँ, तो गैस इसमें प्रधानमंत्री भी होता है और कैबिनेट मंत्री, बस ये दोनों होते हैं। मतलब इसमें राज्य मंत्री नहीं होते हैं, उप मंत्री नहीं होते हैं, ठीक है। ये मंत्रिपरिषद का पूरा पार्ट है, 1 2 3 4। बट मंत्रिमंडल में सिर्फ ये मंत्री उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामिता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं और अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है। अनामिता का सिद्धांत क्या हो गया गाइस, जैसे कि अपने आप को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना, इनको अपना काम करो, बस शांत बैठो। ये नहीं कि आप फेसबुक पे लगे हुए हैं अपने कामों का वो कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है, कोई सोशल मीडिया नेटवर्क पे, तो इन सब में आपको अपने आप को बहुत शो नहीं करना है। अनामिता के सिद्धांत का आपको संरक्षण करना है। और फिर इसमें लिखा है संरक्षित रहते हैं इससे, ठीक है। और फिर इसने कहा कि तो जिम्मेदारी जो है अंतिम रूप से मंत्री की होती है। कार्यान्वयन की, कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके जो कार्यान्वयन अधिकारियों के द्वारा किए गए जो भी कार्य है उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी, मंत्रियों की होती है। तो गाइस मंत्री होते हैं, मंत्रियों की हेल्प करने के लिए बहुत सारे क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं। तो ये जो भी काम करते हैं उसकी जिम्मेदारी आप मंत्रियों पर डालते हैं, क्योंकि बिकॉज यही इनको करने को कहते हैं, ये उनके अधीन ही होते हैं एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। फिर लिखा है केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। हम जानते हैं एक सचिवालय होता है तो केंद्रीय सचिवालय होता है, यानी केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय होता है, ये किसके अधीन होता है, प्रधानमंत्री के अधीन होता है। अब लिखा है इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। मतलब जो सचिवालय होता है ना गाइस, उसका जो प्रशासनिक प्रमुख होता है, यानी कि बंदा जो मेन होता है वो होता है आपका कैबिनेट सचिव बोलते हैं उसको, जो क्या है सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है, ठीक है। सिविल सर्विसेज बोर्ड का क्या होता है, पदेन अध्यक्ष। आर्टिकल 75(5) के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। देखिए क्या होता है गाइस, जैसे कि सपोज कि लोकसभा का गठन हो गया,
ठीक है। अब क्या होता है कि जो राष्ट्रपति की कहानी आती है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पे किसकी, मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और ये मंत्री लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से भी हो सकते हैं और दोनों में से किसी से भी नहीं हो सकते हैं। मतलब एक ऐसा आदमी भी जो है मंत्री बन सकता है जो ना लोकसभा का सदस्य ना राज्यसभा का सदस्य। लेकिन यहाँ पे एक बात ये होती है कि भैया उसको 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा का सदस्य बन जाना है या राज्यसभा का, इन दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना ही पड़ेगा। अगर वो 6 महीने के भीतर जो है, मतलब अभी ये मंत्री है 6 महीने तक, लेकिन अगर ये 6 महीने के भीतर ना लोकसभा का सदस्य बन पाया और ना राज्यसभा का सदस्य बन पाया, तो कहानी क्या रहेगी कि उस अवधि की समाप्ति पर क्या होता है, वो मंत्री ही नहीं रहेगा। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। ठीक है। अब लिखा है प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ जो है कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज होती है गाइस कि किसे कौन शपथ दिलाता है। तो इनको कौन दिलाता है, जो पीएम होता है और जो मंत्री होते हैं यानी कि मिनिस्टर्स होते हैं, इन दोनों को शपथ दिलाने का काम कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। अब लिखा है प्रधानमंत्री जो अपना त्यागपत्र है किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। ये भी पता होना चाहिए आपको कि कौन किसको अपना त्यागपत्र देता है। जैसे राष्ट्रपति किसको देता है गाइस, वाइस प्रेसिडेंट को देता है, वाइस प्रेसिडेंट किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है। वैसे जो आपका प्राइम मिनिस्टर है वो आपके मिनिस्टर को, सॉरी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को अपना त्यागपत्र देते हैं। अब लिखा है संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। जो मंत्रिमंडल होती है संघीय, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री। ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसकी अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है। अब लिखा है आर्टिकल नंबर 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी गई हो। मतलब ये है कि ये हो गए आपके प्रेसिडेंट, ये हो गए आपके प्राइम मिनिस्टर। तो अगर प्रेसिडेंट कोई सूचना प्रधानमंत्री से मांगता है तो प्रधानमंत्री को जो है वो सूचना प्रेसिडेंट को देनी होती है। किस आर्टिकल के अनुसार, 78, ये याद रखिएगा। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रियों की संख्या 18 थी। मतलब जब हम आज़ाद होते हैं तो हमारे पास मंत्रियों की संख्या थी 18, लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करते हैं तो अभी हमारे पास कितने मंत्री हैं, 51 मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री हो गए आपके, राज्य मंत्री, उपराज्य मंत्री एंड प्राइम मिनिस्टर। तो गाइस चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। तो गाइस यहाँ पे हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो अब तक की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक बार एक लाइक, जस्ट 1 लाइक। ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो पहला लिखा है संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री पे निहित होती है। तो गलत गैस, ये गलत है, ये होती है आपके प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति पे। फिर लिखा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। अब लिखा है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, तो बिल्कुल ये भी सही है कि ये मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। फिर लिखा है ये आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर है गैस इसका। 2, 3 एंड 4 ये सही है आपके। ठीक है। लेकिन जो पहला वाला था बस वो वाला गलत है। ठीक है। यानी कि ये तीनों सही है, ये वाला गलत था क्योंकि यहाँ पे कौन था, प्रेसिडेंट था। ठीक है। चलिए इसकी पूरी कहानी गाइस हम पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा हो। ठीक है। ये है बिल्कुल सेम टू सेम कैसा आपके नोट्स की जैसा जो अभी हम पढ़ के आए हैं, आगे बढ़े। ठीक है। इसमें कुछ भी नया नहीं है, आप कोई भी उठा लीजिए कि 6 महीने वाली बात। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो है अगर प्रधानमंत्री बन जाता है तो जरूरी नहीं है वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो। हाँ, लेकिन इसके ऊपर एक बाउंडेशन होती है कि 6 महीने के अंदर जो है इसको जो है लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी एक सदन का सदस्य बनना है। ये प्रधानमंत्री पे भी होता है, सारे मंत्रियों पे भी होता है। प्रधानमंत्री भी एक मंत्री ही होता है गाइस। ठीक है। बस प्रमुख होता है। अब इसमें लिखा है भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए इसमें लिखा है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता नहीं होता है, इसे वास्तविक नेता होता है, यही नेता होता है। अब लिखा है वे संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, बिल्कुल होता है गाइस। ये मतलब ये पूरा का पूरा जो मंत्रिपरिषद होता है वो आपके लोकसभा यानी वो भी संसद का ही पार्ट है, तो इसके प्रति उत्तरदायी होता है। वे अपने मंत्रियों में से किसी को जो है बर्खास्त नहीं कर सकता गाइस, बिल्कुल कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री को लगता है तो वो मंत्री को चेंज कर सकता है। अभी हमने देखा है गाइस इसी साल ऐसे कितने
जो है आपके मंत्री परिषद में से कितने मंत्रियों को चेंज कर दिया गया। अभी आपने देखा होगा, कुछ ही महीने पहले की बात है। फिर लिखा है यहाँ पे प्रधानमंत्री का जो है वास्तविक नेता, प्रधानमंत्री जो है मंत्री परिषद का वास्तविक नेता होता है। तो गाइस ये सही है, हमने यही कहा था कि ये नाम मात्र का नहीं, ये वास्तविक नेता होता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये कहानी पूरी की पूरी वही है। चलिए हम थोड़ा जल्दी से पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, जो मैंने समझा दिया वही लिखा है, इसमें नया तो कुछ नहीं होगा। भारत के संविधान के आर्टिकल 74(1) में स्पष्ट है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति अनिवार्यता है ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उस दल का नेता होता है। ठीक है, जिसका लोकसभा में बहुमत होता है। यानी कि सपोज कि जैसे 2019 में किस दल का बहुमत था गाइस, बीजेपी। तो बीजेपी का नेता, दल का नेता कौन था, प्रधानमंत्री मोदी जो अभी हैं। तो ऐसा व्यक्ति है जो अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त कर लेता है। फिर लिखा अन्य सभी मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। और आर्टिकल 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद जो है मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब इसमें लिखा है प्रधानमंत्री क्या है, व्यवहार में किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, लेकिन माध्यम कौन होता है, राष्ट्रपति के माध्यम से होता है। कहता तो भैया प्रधानमंत्री ही है। तो व्यवहार में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, ना कि नाम मात्र का। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का प्रधानमंत्री डैश होता है। क्या होता है गाइस, ये होता है नियुक्त होता है। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली क्या है प्रधानमंत्री, हम क्या करते हैं, बहुत सारे लाइक जब आपका लोकसभा चुनाव हो रहे होते हैं, ठीक है, तो हम सबको वोट करते हैं, जो जिस क्षेत्र से पहुंचता है पहुंच जाता है। ठीक है, सब लोकसभा में पहुंच गए। ठीक है, अभी ये सारे जो हैं आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। तो यहाँ तक अगर हम बात करें जिन पे हम चुनाव कर रहे हैं, तो वो होते हैं गाइस निर्वाचित, हम उसका निर्वाचन करते हैं। ठीक है, लेकिन अब इन सब में से एक बंदा निकल के आगे बढ़ता है। ठीक है, हमने तो निर्वाचित करा, लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल्कुल बन गए सारे, लेकिन जो है अब जो प्रधानमंत्री जो होता है नियुक्त होता है इनमें से एक, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पे ये लिखा है नियुक्त, ना कि निर्वाचित। ठीक है, फिर इसमें लिखा है भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, तो लिखा है केंद्रीय सरकार का। ठीक है, फिर देखिए इसमें लिखा है आर्टिकल नंबर 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, तो जिसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यवहारिक प्रमुख होता है। वस्तुतः ये लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता होता है। मतलब ये भी है जैसे एक ही दल ने इतना बहुमत प्राप्त कर लिया कि गठबंधन की जरूरत ही नहीं पड़ी, या फिर 3-4 दल ने मिलके एक गठबंधन बनाया, उसका नेता प्रधानमंत्री हो जाएगा। फिर लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है, दायित्वों का किसके दायित्वों का प्रावधान है, प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है आर्टिकल 78 में। देखिए इसमें क्या कहा, तो इसमें लिखा है कि संघ के कार्यपालक के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनों संबंधी मंत्री परिषद के सभी जो विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करेगा। इस खतरनाक लैंग्वेज लिखी है, मतलब ये कहा है इसने कि जो भी कार्य जो आपका मंत्री परिषद या में हो रहा है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री से अगर राष्ट्रपति कोई सूचना मांगता है तो प्रधानमंत्री को वो सूचना जो है राष्ट्रपति को देनी पड़ती है। फिर संघ के कार्यपालक के प्रशासन संबंधी विधान विधेयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वे दे। अरे ये भी वैसा ही कुछ है। ठीक है, तो इसमें लिखा है मंत्रिपरिषद के सभी जो विनिश्चय राष्ट्रपति को दे, यहाँ जो भी सूचना मांगता है वो राष्ट्रपति को दे, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार अभी नहीं किया है उस पर, तो राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा की जाने पर, मतलब अपेक्षा की जाने पर जो परिषद है, परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे जाएंगे। मतलब इसने कहा कि मंत्री ने तो विनिश्चय किया लेकिन मंत्रिपरिषद ने इस पर अभी विचार नहीं किया, तो राष्ट्रपति के कहने पर परिषद के समक्ष जो है विचार के लिए रखे जाएंगे ये चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते। कैबिनेट का तात्पर्य है, क्या होता है गाइस कैबिनेट का तात्पर्य, कैबिनेट स्तर का मंत्री। अब समझते हैं इसे भी।
देखिए क्या लिखा है, कैबिनेट, कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिमंडल होती है, तो कैबिनेट और मंत्रिमंडल एक ही बात। तो प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का परिषद, ठीक है। तो ये मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्री सहित राज्य मंत्री भी होते हैं, उप मंत्री भी शामिल होते हैं। और मंत्रिमंडल की बात का उल्लेख मात्र जो है एक बार किया गया है, 352 का 1 में किया गया है, ठीक है। 44 संविधान संशोधन से है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, और कोई तो नहीं था, केवल कैबिनेट मंत्री प्लस इसके साथ जो है प्रधानमंत्री, वो तो नहीं लिखा, लेकिन यही होते हैं मेन। तो फिर गाइस यह संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। अभी हमने देखा था आर्टिकल नंबर 352 और कौन सा संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 वाला, राइट। 2 हमने कहा, 42वां याद रखिएगा और 44वां याद रखिएगा। इसमें लिखा है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का केवल एक बार प्रयोग होता है, 352 खंड 3 में है, इस मैंने 1 बताया था। तो इसके अनुसार क्या है, राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में ऐसा सूचित करेगा। ध्यान है कि आर्टिकल 352(3) में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है, ठीक है, फिलहाल 2 बार हुआ है, लेकिन हम एक ही बार मानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 352 में है क्या, यहाँ पे बात करते हैं हम आपातकाल लगाने की, ठीक है। लेकिन जो प्रेसिडेंट है ना, अपने मन से आपातकाल नहीं लगा सकता, ठीक है। मंत्रिमंडल, ना कि मंत्रिपरिषद। मंत्रिमंडल में कौन होता है, कैबिनेट मंत्री प्लस प्रधानमंत्री, ठीक है, पीएम और कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो मंत्रिमंडल ऐसा करने को कहेगा, मतलब ये सारे एक साथ मिलके इस पे फैसला लेंगे, देन राष्ट्रपति जो है आपातकाल लगा सकता है। किस आर्टिकल के थ्रू लगता है, आर्टिकल नंबर, राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वो लगता है आर्टिकल नंबर 352 के तहत। ओके गाइस, तो बस इसी एक आर्टिकल में जो है मंत्रिमंडल शब्द को लिखा गया है। फिर लिखा है संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग का सृजन किया जाता है। अच्छा, फिर लिखा है हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। चलिए देखते हैं। तो इसने कहा किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। चलिए, तो इसका आंसर है बी, यानी कि जो दूसरा है वो तो सही है, कि मतलब जो भी आपके मंत्री हैं, ठीक है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं आपके राष्ट्रपति द्वारा इनको क्या दिया जाता है, मंत्रालय दिया जाता है। किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या खतरनाक कहानी लिखी है, इसमें लिखा है कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री। अब मतलब प्रधानमंत्री कैबिनेट सचिव की सलाह ले रहा है, ऐसा तो बिल्कुल ही गलत है। तो पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। तो यहाँ लिखा है कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है, ठीक है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेनाध्यक्ष होता है। मंत्रालय की विभिन्न गतिविधियों के बारे में एवं कार्य संचालन संबंधी नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करना इसका कार्य होता है। जो भी कहानी अंदर चल रही है मंत्रालयों में, इसकी जानकारी प्राप्त करता है। तो भारत सरकार क्या है, कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत सरकार के मंत्रालय और विभाग राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सृजित किए जाते हैं। मतलब देखिए राष्ट्रपति करता है लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को नियुक्त किया जाता है। तो हम पढ़ चुके हैं मंत्रालय विभाग का जो है बंटवारा भी राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है कि किस मंत्रालय में किसको मंत्री बनाया जाए, ठीक है। ये राष्ट्रपति ही करता है इनकी नियुक्ति, बट प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है। चलिए, फिर लिखा है संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो गाइस देखिए, वास्तविक कार्यपालिका एक होती है नाम मात्र की, ठीक है, एक होता है वास्तविक, मतलब मेन पावर है उस पर। तो किस पे होती है आपकी, प्रधानमंत्री पे। जो राष्ट्रपति होता है गाइस उसको हम बोलते हैं नाम मात्र का प्रधान, और जो प्रधानमंत्री होता है वो वास्तविक होता है, ठीक है। जैसे हम क्या बोले, अब नहीं बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। मतलब भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का जो पद होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है और वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री, जो अभी हमने बात करी। फिर लिखा है आर्टिकल 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को
सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करता है, मतलब इनकी सलाह के अनुसार कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। ठीक है। कौन नियम बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। कि सबको ठीक ठाक चले उसके लिए नियम बनाएगा कौन? राष्ट्रपति। ये बोला है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाई प्रधानमंत्री के नाम से हुई कही जाएगी। गलत। वैसे ये वाला तो है कि ये जो भी आपकी कार्यपालक जो कार्यवाहियां है वो किसके नाम पे होती हैं? वो होती हैं सारी की सारी प्रेसिडेंट के नाम पे होती है, मतलब राष्ट्रपति के नाम पे होती है। चलिए अब इसमें देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है ए, यानी कि जो पहला वाला है वो तो ठीक है। नियम कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाता है। लेकिन दूसरा वाला क्यों गलत है गाइस? क्योंकि ये किसके नाम से होती है? राष्ट्रपति के नाम से होती है, ना कि प्रधानमंत्री के नाम से होती है। भारतीय संविधान के अनुसार 77(1) के अनुसार क्या लिखा है? अनुच्छेद 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से होती है, ना कि प्रधानमंत्री। 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों के उक्त कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। कौन बनाएगा? राष्ट्रपति। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो उच्च सदन का मतलब हो गया राज्यसभा, निम्न सदन मतलब होता है लोकसभा। ठीक है। तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। मतलब गाइस इसका क्या है? बाकी नहीं समझते, फिलहाल यही समझते हैं। ठीक है। चलिए बाकी भी समझ लेते हैं। चलिए इसको अभी एंड में समझेंगे। पहले वे निम्न सदन यानी कि लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकते। बिल्कुल। जब ये निम्न सदन के ही, अच्छा ये कौन से सदन के सदस्य हैं? उच्च सदन के सदस्य हैं, तो वो क्या काम नहीं कर सकते? देखिए इसने कहा लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकते। गलत है गाइस, बिल्कुल बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री बजट पर बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। तो गाइस गलत, ये लोकसभा में भी बोल सकते हैं, राज्यसभा में भी। फिर लिखा है उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 महीने के अंदर जो है आपका निम्न सदन का सदस्य बन जाना चाहिए। तो गाइस गलत, अगर वो लोकसभा के हैं तो लोकसभा के ही बने रहे, राज्यसभा के तो राज्यसभा के ही बने रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ अब इस वाले पे आते हैं। वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। तो गाइस जब हम बात करते हैं ना सरकार की, तो सरकार के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव आता है वो कहाँ आता है? लोकसभा में आता है। राइट। और अगर वो लोकसभा के सदस्य ना होकर राज्यसभा के सदस्य हैं तब वो जो है लोकसभा में वोट नहीं दे सकते। तो ये एक आपका सही है, बाकी आपका गलत है। देखिए प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य है वे वहां बोल सकता है। ठीक है। वोट देखिए क्या कर सकता है? जो बैठक हो रही है तो बैठक में भाग ले सकता है, वहां बोल सकता है और क्या मतदान कर सकता है। किंतु वह जिस सदन का सदस्य नहीं है वहां बोल तो सकता है। मतलब देखिए सॉरी गलत हो गया है, फिर से देखते हैं। मतलब सपोज कि प्रधानमंत्री है या कोई भी मंत्री है, तो सपोज कि वो जिस सदन का है वहां पे तो वो सदन में भाग ले सकता है, बोल सकता है, मतदान कर सकता है। लेकिन जिस सदन का ये भाग नहीं है, प्रधानमंत्री या मंत्री, वो वहां पे उस बैठक में भाग ले सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि वो वोट नहीं दे सकते। बिल्कुल सही है। अगर वो राज्यसभा के सदस्य हैं तो वो जो है आपकी अविश्वास प्रस्ताव कहाँ आता है? लोकसभा। तो लोकसभा में वोट नहीं दे सकते हैं, बैठ सकते हैं बैठक में और बोल सकते हैं, बट वोट नहीं दे सकते बिकॉज वो इसके सदस्य नहीं है। राइट। वो किसके सदस्य हैं? राज्यसभा के। चलिए अब लिखा है कि वह जिस सदन के सदस्य नहीं है वहां बोल तो सकते हैं किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकते। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लोकसभा में ही लाया जाता है। देखिए हमने यही कहा था कि लोकसभा में लाया जाता है। यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा का सदस्य है तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वोट नहीं कर सकता। ठीक है। क्योंकि वो उस सदन का सदस्य नहीं है, बाकी सब काम कर सकता है बट वोट नहीं दे सकता। यदि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है? त्यागपत्र देना पड़ता है। तो गाइस अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि मंत्री जो
आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं या लोकसभा के जो सदस्य हैं, उन्हें अब क्या है, अब की जो सरकार है उस पर विश्वास नहीं रह गया। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, लोकसभा से कोई भी जो है एक अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। अगर ये पारित हो जाता है तो इस सरकार को गिरना पड़ता है। मतलब क्या है, पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद के लिए आता है एक्चुअल में तो। ठीक है, तो पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को हम ना एक तरह से पूरा का पूरा जो सरकार है वही मान लेते हैं। तो अगर ये इनके प्रति अविश्वास प्रस्ताव आता है, इनके अगेंस्ट सॉरी, और ये पास भी हो जाता है, तो क्या होता है, पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। इनफैक्ट जो सरकार है ना वही गिर जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो अच्छे से तो प्लीज बताइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को जो है विवेचित करता है? तो कौन सा गाइस, आर्टिकल नंबर 75। आइए देखते हैं क्या लिखा है इसमें लिखा है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और मतलब उन्हें पद से हटाने को विवेचित करता है। और 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन सलाह पर किसकी, प्रधानमंत्री की। अब इसमें लिखा है 75(2) के अनुसार मंत्री जो है राष्ट्रपति के मतलब इन्हें हटाने का क्या है, जो ये क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होते हैं। यानी जो राष्ट्रपति है आपके मंत्री को हटा सकता है, लेकिन सलाह फिर भी किसकी लेगा, प्राइम मिनिस्टर की लेगा, यानी प्रधानमंत्री की ही लेगा। तो 75 आर्टिकल नंबर 75। ठीक है, तो गैस यही था आपका डी आंसर था 75। मतलब नियुक्ति भी 75(1) से हो जाएगी और हटाना भी 75(2) से हो जाएगा। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, आमतौर पर गैस, लोकसभा के सदस्य ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन राज्यसभा के भी हो सकते हैं। ठीक है, आमतौर पर लिखा है इसने, ऐसा नहीं कहा कि लोकसभा के ही होते हैं। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। आमतौर पर नॉर्मली देखा जाता है कि वो लोकसभा का सदस्य होते हैं, क्योंकि लोकसभा जो होता है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है। मतलब कि इसके लिए, लोकसभा के लिए हम लोग वोट करते हैं। ठीक है, और वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब हम ही लोग करते हैं तो हमारा ही प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, फिर भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाए जाने का कोई प्रतिबंध नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि राज्यसभा से नहीं बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा लोकतांत्रिक यही है कि वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। मतलब ये है कि भैया होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोगे वहीं से। लिखा है कि भारत का प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, आइएगा इस देखते हैं क्या आंसर 1 है, मतलब ए है, समय जरूरी नहीं है कि वे संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो। परंतु देखिए इसने कहा है कि जरूरी नहीं है ये लोकसभा या राज्यसभा में से किसी का सदस्य है, लेकिन परंतु 6 माह के अंदर ये जरूरी है कि उसे किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो ये हो गया गाइस, खत्म कहानी। बाकी आप लोग पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो कहानी लिखी है ना, जो हम बार बार पढ़ चुके हैं वही लिखी है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। लिखा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो गाइस आइए, ये कुछ नया आ गया। अब इसमें लिखा है जैसे 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति, कहानी आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है लोकसभा के सदस्य के लिए कम से कम 25 साल की आयु होनी चाहिए, लेकिन अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 साल के आप होने चाहिए कम से कम। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल। ठीक है, क्योंकि उसको हम मानते हैं भैया लोकसभा से आएगा। ठीक है, तो ये है गाइस कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आप 25 साल के हैं तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल 75(1) के अनुसार। इसमें भी कुछ नहीं है पढ़ने के लिए गाइस, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। 75(1) के तहत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सामान्यतः जो राष्ट्रपति द्वारा जो बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित व्यक्ति वह संसद सदस्य हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन 6 महीने के भीतर बनना पड़ेगा। ठीक है, को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तथापि लोकसभा में किसी भी दल का पूर्ण बहुमत, सपोज कि अब क्या है, किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, तो
ये पूरी तरह से राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वे किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। सपोज कि किसी दल को बहुमत मिल गया, जैसे 2019 में आपकी भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को बहुमत मिला था, तो यहाँ से आगे कौन नेता बने इनके, मतलब प्रधानमंत्री कौन बनता है, इसमें पीएम मोदी बन जाते हैं। सपोज कि किसी को बहुमत मिला ही नहीं है, ठीक है, तो अब ये सब होगा किस पे, राष्ट्रपति पे होगा। अब ये तो है नहीं बहुमत नहीं मिला दोबारा से चुनाव करवाओ, नहीं गाइस ये नहीं होगा। तो ये राष्ट्रपति के ऊपर होगा कि वो किसको प्रधानमंत्री चुनता है, ठीक है। तो ये कहानी लिखी है और कुछ नहीं लिखा है। अब लिखा है अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, यानी कि भारत का प्रधानमंत्री, आइए देख लेते हैं आंसर सी है। तो गाइस टाइम बचाने के लिए बस ये किया जा रहा है, तो सी है इसका आंसर। तो भारत का प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। मतलब कि प्रधानमंत्री किसी और से नहीं पूछता कि मैं अपने मंत्रिमंडल में किस मंत्री को रखूं। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ कहानी नई तो नहीं लिखी होगी, बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। उसे अपने सहयोगियों के रूप में ऐसे व्यक्तियों का चुनाव का पूर्ण अधिकार होता है जो उसके साथ मिलकर कार्य कर सकें। तो इस प्रकार मंत्रियों के चयन में वह स्वविवेक का प्रयोग करता है, मतलब अपने विवेक का प्रयोग करता है। और वह क्या है, संसद के बाहर के व्यक्ति को भी मंत्री बना सकता है, ठीक है, परंतु 6 महीने के अंदर उसे संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। और अगर वो 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनता है तो उसको निकाल दिया जाएगा, आर्टिकल नंबर 75(5), ठीक है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब लिखा है जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। कब तक रह सकता है, 6 महीने के अंदर, 6 महीने तक, ठीक है। लिखा है भारत में वह मंत्री जो संसद सदस्य नहीं है, संसद के सदनों में से किसी भी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 महीने के बाद, ठीक है। अगर वो किसी का सदस्य बन जाता है तो रुक जाएगा, अदरवाइज चला जाएगा। अब लिखा है भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित होती है। मतलब इसने ये बोला कि जो मंत्रिमंडल है उसमें जो सदस्य होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ निम्न सदन यानी कि सिर्फ लोकसभा से ही होते हैं, नहीं गाइस, उसमें लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से भी हो सकते हैं, इनफैक्ट बाहर से भी हो सकते हैं। बट इनके लिए वही प्रावधान है कि 6 महीने के भीतर इन्हें किसी भी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। अब गाइस आप लोग सोचेंगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि जब सदस्य ही नहीं है तो सदस्य बन कैसे जाएगा, राइट। तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल आपने अभी देखा होगा जब आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ और ममता बनर्जी जो है आपकी हार गई, जिस भी सीट से वो थी मुझे नाम याद नहीं है, तो उस सीट से ममता बनर्जी हार जाती हैं, लेकिन फिर भी वो चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री बन गई। कैसे बन गई कि कोई एक सीट थी उससे कोई हटता है और उसकी जगह ये पहुंच गई, ठीक है। और सबसे आसान तरीका कैसे होता है गाइस, तो बहुत बहुत तरीके होते हैं, छोड़िए उसको, जब आएगा कहीं तो पढ़ेंगे। तो गाइस इसमें हम क्या करें, अब इसे समझें तो ये वही वाली कहानी, इसे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है, तो गाइस वो किसके प्रति होता है, आपका लोकसभा मंत्री, चाहे आपका पूरा मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल, किसके प्रति आपका जवाबदेह होता है, लोकसभा। लोकसभा के प्रति क्यों होता है, क्योंकि ये जनता का सदन होता है, दैट्स वाई, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 75(3) के तहत, ठीक है। तो गाइस चलिए इसमें कुछ नहीं है कहानी। अब लिखा है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। सामूहिक रूप से तो गाइस यही आंसर होना चाहिए। अच्छा और भी है, चलिए देखते हैं। अच्छा अनुसार भी लिखा है, किस आर्टिकल के अनुसार, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल भी लिखा था, देखिए 75(3) के अनुसार। तो 75(3) के अनुसार लोकसभा के प्रति, तो आंसर हो गया। और एक और है आर्टिकल, हाँ, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, ठीक है। तो ये है 1, 2, 3। तो गाइस इसमें भी पढ़ने जैसा कुछ नहीं है, आपको पता होगा। तो आर्टिकल 74(3) के अनुसार, मतलब ये संविधान में नहीं है, चलिए छोड़िए। अब लिखा है कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है, फिर वही कहानी है। तो लिखा है राष्ट्रपति के प्रति नहीं, प्रधानमंत्री के प्रति नहीं, अध्यक्ष या स्पीकर के प्रति नहीं, संसद के प्रति नहीं, किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो किसके होगा गाइस आप जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा है लोकसभा अध्यक्ष नहीं, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, राष्ट्रपति, संसद। संसद की जगह अगर यहाँ सिर्फ और सिर्फ लोकसभा लिखा होता तो गाइस वो ज़्यादा सही रहता।
अब लिखा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो आई थिंक आपको रट गया होगा। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो आई थिंक आपको रट गया होगा। 75-3 मुझे रट गया गाइस। तो इसमें लिखा है कि फिर इसमें लिखा है कि संघ चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं फिर खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो हो गई है काफ़ी बड़ी। तो गाइस यहाँ लिखा है, देखिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, बिल्कुल। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के पश्चात प्रतिनिधि तक अपने जो है पद को धारण करते हैं। इसने कहा कि आप प्रधानमंत्री निकालता नहीं, कि निकालता तो प्रेसिडेंट है, बस इनकी सलाह जरूर लेता है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री ना होके क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति होना चाहिए। तो ये वाला तो गलत है, बट ये वाला सही है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, राइट। तो ये आप जान गए हैं, रट गया होगा इनफैक्ट आपको। भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्यसभा के प्रति तो नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा गलत। इसका आंसर तो डी है, ठीक है, ऐसे ही समझ लो। फिर इसमें लिखा है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्र हैं, बिल्कुल। लोकसभा के भी बन सकते हैं, राज्यसभा के, इनफैक्ट बाहर का भी कोई बन सकता है, बट 6 महीने तक, 6 महीने के भीतर उसे इसमें या इसमें से किसी का सदस्य बनना होगा। तो गाइस पहला गलत, दूसरा सही, तो कथन गलत, कारण सही। इसकी व्याख्या भी आप ही पढ़ेंगे, बिकॉज इस पर टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, रट गया इनफैक्ट। इसमें लिखा है केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, बिल्कुल सही। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न तक पद धारण करते हैं, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति इनको हटा सकता है, बट सलाह किसकी ले लेता है, प्रधानमंत्री की। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को सूचित करेगा। चलिए अब थर्ड वाला थोड़ा सा नया है गाइस, ठीक है। तो हमारा पहला गलत था क्या, चलिए पहला इसमें लिखा है गलत, हमें बताना है कौन सा सही है। तो पहला गलत है, देखते हैं क्यों गलत है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब ये देखते हैं क्यों गलत है। इसमें लिखा है केंद्र में मंत्रिपरिषद, ओ गाइस यहाँ पे ये लिखा है संसद, जबकि यहाँ होना चाहिए लोकसभा, तो ये हो गया गलत, ठीक है, बस ये है। और तो इसमें कुछ कहानी नहीं है आपके समझने के लिए। प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वे संघ के कार्यपालक के प्रशासन संबंधी या विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी परिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करेगा। तो ये हमने अभी पढ़ा था। तो अब गाइस क्या करते हैं ना, वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। तो एक्चुअली वीडियो हो गई बहुत बड़ी, तो बाकी का जो है हमारा बहुत सारे क्वेश्चन है गाइस, 70+ क्वेश्चन है, तो उसी वीडियो लानी पड़ेगी। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा लाइक, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, शेयर करिएगा अगर अच्छी लगी हो तो। और दूसरा ये कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। चलिए गाइस यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।